बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आज के इस अमेजिंग से सेशन के अंदर छोटा सा ये वीडियो अपना रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सोगा के यूनिट 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सोगा के यूनिट 1 के मतलब क्वेश्चन है, सोगा यूनिट 1 में से ज्यादा सवाल पूछती ही नहीं है इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत कम पूछती है। मेजरली जो चांसेस होते हैं ना, जो मेजरली चांसेस होते हैं ना बेटा, ये होता है यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में पूछने का। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा एकदम बेसिक बेसिक यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान देंगे एकदम बढ़िया से। आओ क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेयर द गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द सेल इज इफेक्टेड। मतलब सेल होने से पहले, आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, हाँ, लेकिन सेल एक्चुअल होने से पहले हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग कहेंगे कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। चलिए सर आंसर को लिखेंगे, सारे के सारे लोग आ जाएंगे जल्दी से। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, कमॉन कमॉन कमॉन। चलो चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला सवाल, है ना। गलती से पूछा तो ये पूछेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, यूनिट 1 कोई नहीं पढ़ेंगे ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आगे का आपको सोगा पढ़ना है तो यूनिट 1 पढ़ना जरूरी है। यूनिट 1 बेसिक्स है सोगा का, है ना। चलिए सर आ जाओ। एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल लिखिए जल्दी से। सेक्शन नंबर 7 ऑफ सोगा लिखना है बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। प्लीज बच्चों ये ईयर गलत मत डालना, बच्चे इसमें जोश जोश में 1932 लिखते हैं, ऐसी तैसी करा डालते हैं, -1 मार्क हो जाएगा बेटा। मतलब इससे आपने 1932 करके दो बातें बता दी, किसको, इंस्टीट्यूट को, कि हमको सोगा का ईयर नहीं पता और हमको पार्टनरशिप का भी ईयर नहीं पता करके, आप समझेगा। तो ऐसी हरकतें मत करो जहां पे अपना ही लुलवा हो जाए करके। आ जाइए, प्रोविजन, प्रोविजन पहला, 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 लिखो, लिखिए सर आ जाइए। अ कॉन्ट्रैक्ट of sale of specific goods, a contract of sale of specific goods, sale of specific goods is void, is void, is void if at time, if at time when contract was made, if at time when contract was made, when contract was made, comma, goods without knowledge of seller, goods without knowledge of seller perished, perished or perished or damaged, perished or damaged. Second, second, when both the parties are under mistake, are under mistake,
when both the parties are under mistake as to matter of fact, as to matter of fact, which is essential, which is essential and therefore void, and therefore void. तीसरा देखो, तीसरा चलो देखो, agreement to sell becomes void, agreement to sell becomes void if subsequently the goods, if subsequently, if subsequently the goods without any fault of seller or buyer, without any fault of seller slash buyer, seller or buyer, perish or damage, perish or damage, perish or damage, so as goods no longer, so as goods no longer, no longer, no longer be as per description, be as per description. In such case, buyer is responsible. In such case, buyer is responsible. Buyer is responsible. चलो हो गया। चलिए सर आ जाएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। आओ आओ आओ, क्वेश्चन 2, स्टेट ब्रीफली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही बकवास क्वेश्चन, कम से कम 2 पार्टीज होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए, प्राइस मनी में लगेगा बेटा, यहाँ पे काइंड में नहीं लगेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए बायर, सेलर से बायर को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है, एंड ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो है ये क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्या बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, गिवन इन सेक्शन 10, नॉट गिवन इन सेक्शन 10। ऐसा अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ा करते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन एज पर द टाइप्स ऑफ द गुड्स दे आर। A wholesale cotton, a wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर selected and set aside हुआ है तो अपन क्या कहेंगे सर, अपन बोला जाएंगे ये जो 50 हुए ना ये as certain goods हुए। जब इतने बड़े अनएसर्टेन गुड्स में से कुछ क्वांटिटी अपन ने अलग किया तो उसे एसर्टेन गुड्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ए एग्रीज विद बी टू सेल 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द होल 100 पैकेट्स लाइंग इन दी शॉप। तो ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बोलो जल्दी से मुझे, इसे अनएसर्टेन गुड्स बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अलग नहीं किया अभी तक। फिर T agrees to sell S all the oranges which will be produced in the garden this year। तो फ्यूचर में होने वाला है ये क्या होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, तो इसे एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे कि मैं वादा करता हूं कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो मैं तुम्हें बेचूंगा, क्या करूंगा बोलो, बेचूंगा। तो इसे एग्रीमेंट टू सेल बोला जाता है, या फ्यूचर गुड्स का सेल यहाँ पे कहा जाता है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। चलिए सर ओके, देख लो एज सर्टेन गुड्स है, अनएसर्टेन गुड्स है, एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है सर। आ जाइए यहाँ पे, अब अवयुक्त के बारे में बात करेंगे। आओ क्या बोला, क्या अवयुक्त परचेस्ड 100 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम भास्कर एट 30 रुपए प्रति केजी, 30 रुपए गुड्स के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए सर आओ, भास्कर सेज दैट व्हीट इन द वेयरहाउस इज इन द कस्टडी ऑफ किशोर द वेयरहाउस कीपर। Kishore confirm Ayuk that he can take the delivery of wheat from him and till then he is holding the wheat on the Ayukt behalf। अच्छा, मतलब क्या भास्कर के बिहाफ में था पहले, अब अयुक्त के बिहाफ में। बिफोर
अयुक्त है, क्या नाम दे के रखा है, पूरा टंग ट्विस्टर। पिक्स अप द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, द होल ऑफ द व्हीट इन द वेयर हाउस हैज फ्लोड इन द फ्लड। ओ माय गॉड, बाढ़ आ गई बेटा, दुबई दुबई। तो ऐसे केस में पूरे व्हीट बहकर चले गए। यहाँ पे क्या हो गया बोलो जल्दी से, गुड्स यहाँ पे बहकर चले गए। Now Avyukt wants a price now Avyukt wants his price on the contention that no delivery has been made by seller। मुझे एक बात बताइए, क्या डिलीवरी यहाँ पे हो गई थी? हाँ सर, 3 प्रकार की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। और यहाँ पे जो डिलीवरी थी ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थी। मतलब क्या कि पहले एक व्यक्ति जो गुड्स का पोजीशन होल्ड करता है, पहले वो किसी और व्यक्ति के बिहाफ में होल्ड करता था, अब वो मेरे बिहाफ में होल्ड करता है और वो इस बात को एक्नॉलेज करता है, तो उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोला जाता है बोलो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जैसे ही हुआ तो मैं कहूंगा अभियुक्त के पास यहाँ पे क्या मतलब जो भी यहाँ पे रिस्क होता है, क्या वो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिस्क यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, व्हेन द डिलीवरी इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग्स, इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। क्या बोला जाता है इसे बोलो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है। Constructive delivery takes place when the person in possession of goods belong to seller acknowledges to buyer that he is holding the goods on the buyer behalf करके। ये बहुत जरूरी है लिखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा लिखना यहाँ पे, है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है लिखना। ओके सर, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अभियुक्त इज नॉट राइट, ही कैन नॉट क्लेम द प्राइस बैक। अब एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है सर, देख लेंगे एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देख लो फटाफट फटाफट। इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। पहले ये 4 पॉइंट, अच्छा सर बेसिस लिखना पड़ता है क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में डायरेक्टली इनके बीच के आंसर्स को, डिफरेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। चलो सर, पहले ये 5 पॉइंट्स देखो यहाँ पे, पहले ये 5 पॉइंट्स देखो फटाफट। ये होने के बाद डन लिखना, फिर मैं दूसरे पॉइंट्स दिखाऊंगा। सर यहाँ पे प्रॉपर्टी पास हो जाती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पे पास होंगी। नेचर ये एग्जीक्यूटेड होता है, ये एग्जीक्यूटरी है। रेमेडीज क्या है यहाँ पे प्राइस के लिए स्यू किया जा सकता है, यहाँ पे डैमेजेस के लिए। लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे? लाइबिलिटी बायर की मानी जाती है सेल में, यहाँ पे लाइबिलिटी सेलर की होती है। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस कितना है? सेलर का है। रिस्क ऑफ लॉस यहाँ पे सेलर का है, यहाँ पे बायर का है। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड आता है, यहाँ पे राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पार्टी आता है। सेलर क्या रीसेल कर सकता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे सेलर रीसेल नहीं कर सकता है, यहाँ पे सेलर चाहे तो रीसेल कर सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी विल एबल टू नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स, क्योंकि गुड्स की प्रॉपर्टी ऑलरेडी बायर के पास जा चुकी है। सर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑफिशियल असाइनी के पास गुड्स का कंट्रोल होगा सेल में। यहाँ पे देखो, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल, क्यों? क्योंकि सेलर के ही वो गुड्स है, तो जो सेलर का ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स के ऊपर कंट्रोल ले सकता है। और यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या प्रॉपर्टी गई है क्या बेटा जी? नहीं सर, प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं गई है। क्या आप इस बात को समझे? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। तो अब कल अपना चालू होगा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग कल अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं क्या? यस सर, कल अपन यूनिट 2 के रिगार्डिंग पूरा देखने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए सर, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। मिलेंगे अब कल के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस को फिनिश करते हुए चलेंगे। यूनिट नंबर 2 और कल हमारा यूनिट नंबर 3 भी लगभग चालू हो जाएगा कल हमारा। ठीक है ना? तो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के कल कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर परसों यूनिट 3 के क्वेश्चंस हो जाएंगे और कंपनीज एक्ट से अपन सीधा स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है ना? चलिए सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड टेक केयर एवरीवन। आ जाओ सारे के सारे लोग। आज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? आज हम लोग यहाँ पे कंडीशन एंड वारंटीज, यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 2 है ना बेटा, उस यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है ना? चलिए सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहला सवाल क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आओ यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैविट एम्प्टर under the sale of goods act 1930, what are exception to this rule करके। क्या आपको लगता नहीं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है?
जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर क्या कहता है, लेट द बायर बीवेयर करके, सिंपल सी बात है, ये एक रूल कहता है लेट द बायर बीवेयर, मतलब सेलर किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है क्या, नहीं सर, सेलर किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, ये बायर की जिम्मेवारी होती है कि उसने गुड्स को क्या करना चाहिए, थरली चेक करना चाहिए करके, ये उसकी जिम्मेवारी होती है, ठीक है। तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर कहता है लेट द बायर बीवेयर दैट इज सेल ऑफ गुड्स, सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी टू रिवील अनफ्लैटरिंग ट्रूथ्स अबाउट द गुड्स सोल्ड, तो ये आप लिखेंगे। therefore a person when a person buys some goods he must examine it thoroughly, मतलब बोला जा रहा है क्या कि जो व्यक्ति गुड्स को खरीद रहा है उसने गुड्स को थरली चेक करना चाहिए, उसने गुड्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, ठीक है सर। अब देखो इफ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डज नॉट सूट फॉर हिज पर्पस, तो ऐसे, और इफ इट डिपेंड्स अपॉन द हिज स्किल एंड जजमेंट एंड मेक्स अ बैड सिलेक्शन ही कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब क्या कि यहां पे बोला जा रहा है कि ही कैन नॉट ब्लेम, एक प्रकार से सेलर को वो ब्लेम नहीं कर सकता ना, नहीं सर वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, अगर कोई पर्सन ने बेटा यहाँ पे क्या खरीदा बताइए, गुड्स खरीदा, तो ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या रहना चाहिए, उसने एकदम बढ़िया से कॉशियसली सारी चीजें करना चाहिए, और अगर वो नहीं करता है कॉशियसली सारी चीजें तो उसके गलतियों के लिए कौन जिम्मेवार, वो स्वयं जिम्मेवार होता है। लेकिन इस डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, कौन कौन, जैसे देखो फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस, दूसरा सेल अंडर द पेटेंट और ट्रेड नेम, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होना चाहिए, यूसेज ऑफ ट्रेड होना चाहिए, कंसेंट बाय फ्रॉड, ये सारे के सारे क्या है, इसके एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पे बायर को, आप समझ रहे हैं क्या, यहाँ पे बायर को अवेयर रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर यहाँ पे बायर के द्वारा कुछ गलती भी हो गई ना, तो ऐसे केस के अंदर बायर सेलर के ऊपर थोप सकता है, कब, जब देखो बेटा यहाँ पे जहां पे बायर ने एक्सप्रेसली या इंप्लीकेशन से सेलर को बताया था पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच ही रिक्वायर्स द गुड्स, मतलब सर बायर ने यहाँ पे सेलर को अच्छे ढंग से बताया था कि मुझे कौन से पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, और मैं क्या करता हूं, मैं सेलर के स्किल्स के ऊपर रिलाय करता हूं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलर को बताया था कि मेरे को है ना ऐसा माइक चाहिए जिससे मैं कम बोलूं तो जम से सुना ही आना चाहिए करके, समझ रहे हैं आप बात को, तो उसने मुझे ये प्रॉपर माइक दिया, अब मैंने उसके स्किल के ऊपर भरोसा भी किया, उसने रिकमेंड किया, मैंने स्किल के ऊपर भरोसा भी किया, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा कि सर ये एक्सेप्शन की कैटेगरी के अंदर है। फिर सर पेटेंट या ट्रेड नेम के अंदर आता है तो अपन लोग कहेंगे कि अगेन ये एक्सेप्शन की कैटेगरी है। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर है ना वो उसी प्रकार के गुड्स में डील करता है, क्या करता है बोलो, वो उसी प्रकार के गुड्स में डील करता है, वो डिस्क्रिप्शन में डील करता है, और गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि गुड्स ऐसे होने चाहिए बेटा जो आप रीसेल कर पाओ। जैसे मान लो आपने मुझे फोन बेचा, अब अगर फोन की स्क्रीन टूटी हुई है तो क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होगा, बोलो मुझे, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि फोन की स्क्रीन टूटी हुई है। तो ऐसे केस में बोला जा रहा है, फिर यहाँ पे लेट द, यहाँ पे क्या आने वाला है सर, यहाँ पे सेलर जिम्मेवार आने वाला है, तो बोला जा रहा है सिंपल सी बात कि मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। फिर यूसेज ऑफ ट्रेड, देयर इज एन इंप्लाइड वारंटी एज कंडीशन एज टू क्वालिफाई फॉर द फिटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस विच में बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी के बोतल का काम है पानी को कैरी करना, मैं इसके अंदर पानी डालता हूं और लीकेज होता है, तो क्या ये यूसेज ऑफ ट्रेड हुआ क्या, नहीं। तो समझना, अगर पानी की बोतल में खरीदता हूं और उसमें पानी स्टोर नहीं हो पाता है तो इसके लिए मैं कहूंगा सेलर जिम्मेवार करके। लेकिन मैंने क्या किया, पानी की बोतल में पेट्रोल भरा बेटा, अब वो पेट्रोल लीक होता, ऐसा समझो कि पेट्रोल लीक होता बोतल में से, तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ, क्या यहाँ पे सेलर जिम्मेवार होगा क्या, नहीं सर। यूसेज ऑफ ट्रेड में अगर आप डील करते हो, मतलब पानी का बोतल है, पानी को कैरी करना, और अगर वो पानी को नहीं कैरी कर पाया तब मैं सेलर को जिम्मेवार ठहरा सकता हूं, ऐसा पॉइंट यहाँ पे बोला गया, ठीक है सर। फिर आता है कंसेंट बाय फ्रॉड, मतलब कि क्या बायर ने यहाँ पे वेयर द कंसेंट ऑफ द बायर, जहां पे सेलर ने फ्रॉड किया है बायर के साथ, तो ऐसे इसमें आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं लेट द बायर बी वेयर करके, मतलब जानबूझ के फोन के स्क्रीन को छुपा दिया, नई स्क्रीन डुप्लीकेट स्क्रीन लगा के, और उसको बोला नहीं नहीं ओरिजिनल है,
तो ऐसे केस में फ्रॉड किया, यहाँ पे क्या बायर जिम्मेवार होता है क्या? नहीं सर, इन केसेस के अंदर सेलर जिम्मेवार होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर ये 5 मार्क के लिए, मान लो 4 मार्क के लिए सवाल आता है, तो आपको क्या लिखना है सर, ये 1 मार्क के लिए हो गया, और जो एक्सेप्शन है ये कोई भी 3 एक्सेप्शन आप डाल दोगे तो आपका काम बन जाएगा 4 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए आ गया तो आपको यहाँ पे 5 एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा नंबर के लिए पूछेंगे नहीं है जनरली, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से 4 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन बनता है, जहां पे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेटेंटर भी पूछ लिया और उसके 3 एक्सेप्शन भी आपको बोल दिया। सर इस 3 में से कौन से एक्सेप्शन लिखेंगे? आप कोई भी 3 लिखो, जो आपकी मर्जी आप वो लिखो बेटा, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या मैं यहाँ पे आगे बढ़ू क्या? तो देखिए सर, सबसे पहला अपन ने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेटेंटर और उसके एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा। फिर देखो, देयर आर इंप्लाइड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल होता है तो कुछ इंप्लाइड कंडीशन होते हैं, याद आना चाहिए आपको। अगर मैंने चावल वाला एग्जांपल दिया था यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था कि जब यहाँ पे चावल आएंगे घर पे, तो जो भी अपन ने गुड्स आए ना, वो क्या होना चाहिए, वो करस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल इन दी क्वांटिटी से रिलेटेड। मतलब मान लो मैंने बासमती राइस बुलाया सैंपल देख के, तो जो मेरे घर पे कट्टा आ रहा है चावल का, वो क्या होना चाहिए, आप समझ रहे, क्वालिटी सेम होनी चाहिए, मेरे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कंपेयर करने की, और वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर मान लो सर कीड़े मकोड़े हो रखे हैं, तो वो क्या गुड्स मेरे पास आने चाहिए क्या? नहीं सर, वो गुड्स यहाँ पे नहीं आने चाहिए। ऐसा अपन ने पढ़ा था किसके अंदर सर? इंप्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय सैंपल के अंदर। याद आ रहा है आपको? सेल बाय सैंपल में क्या था, मैंने आपको बताया था, मैं दुकान में गया था, यहाँ पे 3 क्वांटिटी के राइस रखे थे, यहाँ पे थे बासमती राइस, मैंने बासमती राइस को, समझो ना, बासमती राइस को उठाया, मैंने कहा भैया ये भिजवा दो। तो जो घर पे भिजवाएंगे ना बल्क, वो करस्पॉन्ड, मतलब सेम होना चाहिए वो सैंपल इन क्वालिटी से, पहला। दूसरा क्या बोला गया, बायर, यानी कि मैंने गुड्स को खरीदा, तो मेरे पास जब कट्टा आ रहा है, कट्टा मतलब वो बोरी आ रही है, तो मैं बोरी के चावल को चेक कर पाना चाहिए कि क्या ये सैंपल वाली चावल है क्या। और तीसरा क्या बोला जा रहा, वो गुड्स जो है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, यानी कि गुड्स के अंदर किसी भी प्रकार के कीड़े और वो सब चीजें होनी चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होनी चाहिए। अब कुछ इंप्लाइड वारंटीज भी होती है, जैसे कि वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन, वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ यूसेज ऑफ ट्रेड, एंड वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे? आ जाइए सर, देखो एक एक क्या, वो वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई गुड्स खरीदे हैं बेटा, तो आपने उसका क्वाइट पोजीशन एंजॉय करना चाहिए। जैसे आपने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी, अब आपने मान लो कोटक क्रिश से आपने कार खरीदी, ठीक है ना। अब क्या होगा, कल चल के मैं आके आपको बोलूं कि नहीं नहीं ये कार तो मेरी है करके, जैसे याद करो अय्यर भाई के साथ हुआ था। अय्यर भाई ने बेटा यहाँ पे कार खरीदी थी, याद आ रहा है क्या, बबीता जी के बर्थडे के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर एनकम्बरेंस था। एनकम्बरेंस मतलब किसी और का अधिकार था, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट था। तो क्या अय्यर भाई को गुड टाइटल मिला क्या? नहीं सर, गुड टाइटल नहीं मिला, और वो कार का टाइटल उसके ट्रू ओनर को चले गया क्या? बोमन अंकल है ना, बोमन अंकल को क्या यहाँ पे ट्रू टाइटल चले गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल चले गया सर, क्योंकि कार उनकी ही थी यहाँ पे, ठीक है ना। जोसेफ फर्नांडिस से गुड टाइटल अय्यर भाई को नहीं मिला, अपन ने ऐसा देख चुके हैं, ठीक है। चलिए सर, सेकंड, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस का मतलब क्या होता है सर? देखो सबसे पहली बात तो मैंने अय्यर भाई ने शांति से पोजीशन एंजॉय करना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं बैंक से लोन लेता हूं कार खरीदने के लिए, तो बैंक का चार्ज क्रिएट हो जाता है कार के ऊपर। अब मैं उस कार को बेच नहीं सकता जब तक मैं बैंक वालों का लोन ना दे दूं, समझे। अब मान लो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं उस कार को बेच देता हूं, किसको? आकाश को बेच देता हूं मैं, तो आकाश को गुड टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है बोलो जल्दी से? चार्ज क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर किसी और व्यक्ति का अधिकार है, ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, ठीक है। तीसरा देखो क्या बोला जा रहा है,
सर तीसरा पॉइंट जबरदस्त बोला गया है। तीसरा पॉइंट कहता है वारंटी एज टू क्वालिटी, क्या कहता है बोलो जल्दी से, वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस एंड यूसेज ऑफ ट्रेड। मतलब क्या, वही वाली बात हो गई बेटा, अगर बॉटल है तो बॉटल का यहाँ पे डीम्ड काम क्या है, पानी को कैरी करना, ठीक है ना, तो उसके लिए फिट होना चाहिए, फिट फॉर द पर्पस। अगर मैं रनिंग शूज खरीद रहा हूं तो उससे मैं दौड़ पाना चाहिए, बराबर। अगर मैं आई पेंसिल खरीद रहा हूं तो इससे मैं लिख पाना चाहिए आईपैड के ऊपर। मैं बोल रहा हूं अरे यार पेन मोबाइल के ऊपर चल नहीं रहा, अरे तो मोबाइल के लिए वो बना भी तो नहीं है ना, मोबाइल के लिए बना थोड़ी है ना, ऐसा। फिर उसके बाद वारंटी हैज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। सर अगर गुड्स के अंदर, समझो ना आप बात को, सर अगर गुड्स के अंदर डेंजरस नेचर है गुड्स का, क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, अगर गुड्स का डेंजरस नेचर है, क्या है बोलिए जल्दी से, क्या वो लैग आ रहा है, नहीं लैग तो नहीं आना चाहिए, लैग तो नहीं आना चाहिए। सर अगर डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स आ रहा है ना, तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला गया यहाँ पे सिंपल सी बात बोली जा रही है कि आपने सामने वाले व्यक्ति को डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो जल्दी से, आपने सामने वाले व्यक्ति को डिस्क्लोज करना चाहिए गुड्स का डेंजरस नेचर, कि गुड्स जो है ना उसके अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर है। जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो पॉइजन वगैरह के डब्बे होते हैं ना सर, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लिखा रहता है पॉइजन कंटेंट करके, आप समझ रहे क्या, उसके अंदर ऐसा लिखा रहता है पॉइजन कंटेंट। या आपने अगर सोच देखे होंगे अपने इसके बॉक्स, क्या बोलते हैं अपने स्वीट्स के बॉक्स, तो वहां पे भी लिखा रहता है स्टोर ऑन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अगर आपने गीले जगह या मॉइस्चर कंटेंट के वहां पे रख दिया तो हो सकता है कि ये जो मिठाई है ना वो खराब हो जाए करके, आप समझ रहे बात को, ऐसा यहाँ पे बोला जा सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स को डिस्क्लोज करना बोला जाता है क्या, हाँ सर इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा क्या, कमॉन 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 एवरीवन, है ना, यस सर। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने सर पढ़ा ये सारी सारी चीजें देखी अपन ने, जिसके बारे में अपना क्या हुआ, इंप्लाइड कंडीशन से रिलेटेड अपन लोगों ने यहाँ पे बातचीत करते हुए चल रहे हैं। चले आगे बढ़े क्या, बोलो 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 एवरीवन, यस सर। हम लोग अब यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, सारे के सारे लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। आ जाओ। तो वो एमवी सर का क्लास चल रहा है क्या अभी, अच्छा ठीक है, चलिए सर आ जाओ, तीसरे पॉइंट के ऊपर चलेंगे। तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी। When shall the breach of condition be treated as breach of warranty under the Sale of Goods Act? Explain, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। मतलब क्या सर, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन मतलब एक ऐसा असेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब अगर आपने कंडीशन को ब्रीच किया, क्या बोला मैंने, अगर सर कंडीशन को ब्रीच हुआ ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल यानी कि रिसाइंड कर सकते हो, ये पॉइंट होता है। और सर अगर यहाँ पे वारंटी का ब्रीच होता है तो क्या होता है, अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, बोलो, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते, आप केवल और केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो, आप केवल और केवल डैमेजेस यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ये अपन ने पढ़ा था कंडीशन एंड वारंटी के अंदर। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस, कंडीशन सर एक ऐसा स्टिपुलेशन है, स्टिपुलेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जो असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वारंटी जो है ये ऐसा स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखो, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइज टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकते हो अगर कंडीशन ब्रीच होता है तो, लेकिन अगर वारंटी ब्रीच होता है तो आप केवल और केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्या, हाँ सर, ओनली डैमेजेस क्लेम होते हैं अगर वारंटी को आप यहाँ पे डालते हो तो। उसके बाद देखो, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब सर कंडीशन का अगर ब्रीच हुआ ना तो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वारंटी का ब्रीच हुआ तो कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं क्या, नहीं सर, क्योंकि कंडीशन सुपीरियर होता है, वारंटी नीचे होता है। ऊपर वाला व्यक्ति ऐसे नीचे आ सकता है थोड़ा, लेकिन नीचे वाला व्यक्ति ऊपर जा सकता है, क्या नहीं बोला गया सर यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सर, और देखो क्या बोला गया फिर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 कब यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पे जब बायर वेव कर रहा है कंडीशन को,
या बायर इलेक्ट करता है कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करूंगा, या मान लो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नॉन सेवरेबल है और बायर ने एक पार्ट या होल ऑफ पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया, या फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। तो ये सारे कंडीशंस है या ये सारी बातें है बेटा, जब आप क्या ट्रीट करते हो, कंडीशन को एज अ वारंटी की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है ना। चलिए सर अब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, आ जाएंगे अपना पहला क्वेश्चन जो अपन आज का लिखने जा रहे हैं। सारे के सारे लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। आंसर नंबर 4, ठीक है ना। चलो देखो क्या, राम कंसल्ट्स, क्या बोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे, राम कंसल्ट्स श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर द कार suitable for touring purpose to promote sale of his product. Shyam suggests Maruti and Ram accordingly buys it from Shyam. The car turns out to be unfit for touring purpose. What remedy Ram is having now अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट? मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसके रिगार्डिंग क्या क्या रेमेडीज है, अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या? हाँ सर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अब शुरू करते हैं अपना यहाँ पे आंसर लिखना। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग आ जाएंगे, लिखना चालू करेंगे आंसर को, ठीक है ना। चलिए सर देखो यहाँ पे, पहले एक्ट एप्लीकेबल सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रोविजन। सर मुझे एक बात बताओ, ये एक्ट एप्लीकेबल के जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन? अच्छा मैं आपको एक और ढंग से चलो आंसर लिख के बताता हूं इसका, ठीक है ना। ये भी एक और तरीका है, फिर आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका को फॉलो करना। जैसे अभी तक अपन ने एक्ट एप्लीकेबल प्रोविजन वो सब देख लिए, अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं जिससे आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे, एज पर प्रोविजंस of Sale of Goods Act 1930, of Sale of Goods Act 1930 पहला, a stipulation in a contract, a stipulation in a contract with reference to goods may be warranty और कंडीशन, ठीक है। दूसरा a condition is a stipulation, a condition is a stipulation essential to main purpose of contract, essential to main purpose of contract, comma, breach of which gives rise to resigned contract, बराबर है। चलो तीसरा वारंटी इज कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, warranty is collateral to main purpose of contract warranty is collateral to main purpose of contract मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने होल्ला नहीं किए, आप मेरे क्लास में मैं लेट छोड़ता तो आप तो होल्ला कर देते पूरा कि अरे ऐसा अरे वैसा सर ये गो आ जाओ क्या चला। वारंटी इज अ कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, breach of which
breach of which may give right to claim damages but not resigned contract, but not resigned contract, but not resigned contract. चलिए चौथा, चौथा आ जाइए, चालू करे क्या फोर्थ पॉइंट? अरे बोलो ना जल्दी से, चालू करे क्या? यस, आ जाओ यहाँ पे फोर्थ। चलो, a condition may be treated as breach of warranty, may be treated as breach of warranty। ठीक है, चलिए सर, हो गया अपना, आ जाओ अब लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन, चलो सर। बेटा कोटक सबके हिसाब से चलना पड़ता है ना, आपके हिसाब से चलेंगे क्या बताओ मेरे को? फिर इतने सारे लोग हैं तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना बेटा, आराम से लिखना पड़ेगा। एक को समझ गए इसका ये मतलब थोड़ी कि सबको समझ गया करके सब लिखो, है ना? आओ सर, चलिए कंक्लूजन लिखो यहाँ पे। अब आज आप हूं कि चू करो क्लास में, मेरी इच्छा होंगी तब तक मैं क्लास लूंगा, और आपने कुछ बोले तो फिर बाकी तो आप जा ही सकते हैं क्लास से, मैं थोड़ी रोकूंगा। आओ कंक्लूजन, चलिए सर। in present case in present case car was purchased for touring purpose, for touring purpose, for touring purpose, for touring purpose. So in this case it was unfit for touring purpose, which is breach of condition, therefore Ram can reject contract, and claim damages, हो गया? चलो हो गया। आ जाएंगे सर नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, चलेंगे सर सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर, आ जाओ पटापट। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड्स सप्लाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड स्टेट एक्सेप्शंस करके। बेसिकली ये बताना चाहता है क्या कि देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर है जो कहता है लेट द बायर बीवियर, और फिर उसके एक्सेप्शन के बारे में यहाँ पे स्टेट किए गए। क्या ये अपना सेम एज आंसर 1 हुआ क्या? बोलो ना जल्दी से, क्या अपन ने जो देखा था सेम एज आंसर 1 ये वही वाला पॉइंट है क्या? देख लो आप यहाँ पे वही वाली चीज है सर, एज इट इज यहाँ पे बताया गया है। गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल, ट्रेड यूसेज, और उसके ही एक्सेप्शन दे के रखे। मतलब सर ये कौन सा है बताओ जल्दी से? डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, और उसके एक्सेप्शन आपको समझाना है क्या यहाँ पे? यस सर, आपको यहाँ पे समझाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। फिर उसके बाद कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस। मेरे हिसाब से अपन ने कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी अभी देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडीशन है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं जो गुड्स सामने वाले व्यक्ति को बेच रहा हूं ना बेटा,
तो ये गुड्स क्या होने चाहिए, बोलो ना सर। ये गुड्स यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, सारे लोग बोलो सर, ये गुड्स ऐसे होने चाहिए जो रीसेलेबल हो। मतलब क्या, वो जिस पर्पस के लिए बनाए गए वो पर्पस यूज होना चाहिए। जिस गुड्स के लिए डिस्क्रिप्शन, जिस डिस्क्रिप्शन के लिए गुड्स आए हैं वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। देखो, where the goods are bought by description from a seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that goods shall be of merchantable quality। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोलो goods shall be of a merchantable quality, ऐसा सर यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ओके, अब दूसरा आता है यहाँ पे, गुड्स कैसे होना चाहिए, होलसमनेस। होलसमनेस वाला जो कंडीशन है ये है ना बेटा, कंज्यूमेबल में आती है। किस में आती है, बोलो जल्दी से, कंज्यूमेबल में ये आती है। कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है, जो गुड्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके लायक होना चाहिए। मैं ऐसा बोल सकता हूं, खाने पीने लायक होने चाहिए सर गुड्स। मान लो अगर आपने किसी व्यक्ति को यहाँ पे कोई भी चीजें चिपका दिया पुरानी पारानी, ऐसा जिससे सामने वाले व्यक्ति को फूड पॉइजन हो गया, तो क्या वो होलसमनेस की कंडीशन ब्रीच किया क्या, हाँ सर किया। देखो यहाँ पे, इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजन इन एडिशन टू इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड शैल बी होलसम, यानी कि वो कंज्यूमेबल होना चाहिए। क्या, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सर, ऐसा पॉइंट यहाँ पे बोला गया, समझे क्या। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, बोलो 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 मेरे को जल्दी से। डन 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 डन, बोलो यस। चलो ध्यान दो, अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाएंगे यहाँ पे, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, आइए इसको अपन क्या करेंगे, लिखने वाले हैं अपन इसको, अमित वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो सर, देखो अमित क्या बोल रहा है यहाँ पे। Mr. Amit was shopping in a self-service supermarket. He picked up the bottle of cold drink from shelf. While he was examining the bottle, it exploded in his hand and injured him. He files a suit for damages against the owner on the ground of breach of condition. Decide as per the Sale of Goods Act whether Amit would succeed in the claim। तो क्या यहाँ पे अमित सक्सीड होगा या अमित सक्सीड नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या आप बताइए, अमित सक्सीड होगा क्या। तो सर बोला जाता है कंडीशन में देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स कैसे होने चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। और अगर आप सोच के देखो बेटा, अगर गुड्स को मैं परचेस कर रहा हूं और ये फिट फॉर यूज ही नहीं है, मतलब ये तो बॉटल फूट जा रही है बेटा हाथों में, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि, सभी लोग बोलो ना जल्दी से मुझे, सर ये केस के अंदर मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है बॉटल, और हम लोग कह देंगे कि सर ये क्या हो सकता है, यहाँ पे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है सर, चलो आ जाएंगे, आओ जल्दी से। ये वैसे ये कंडीशन से रिलेटेड ही है, जो अपन ने पहले लिखा था ना उससे रिलेटेड ही है आंसर। अगर आप देखेंगे तो कंडीशन वाली बात है, बस यहाँ पे कंडीशन S2 ये लिखना है। चलो ठीक है, लिखवा देते हैं आंसर। आओ लिखो आंसर नंबर आंसर नंबर 7 आओ। एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 16 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। प्रोविजन, पहला प्रोविजन, आ जाओ। where 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 goods are bought, where goods are bought by description, there is implied condition, नहीं, goods are bought by description from seller who deals in goods, who deals in goods of that description, there is implied there is implied condition of wholesomeness,
implied condition of wholesomeness and merchantable quality, merchantable quality. ठीक है, चलिए सेकंड merchantable quality means goods are of merchantable quality means goods are of proper quality, goods are of proper quality, goods are of proper quality. उसके बाद मैं विदाउट शब्द कंक्लूजन लिखे हुए सीधा यहाँ पे कंक्लूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, इन गिवन कॉन्ट्रैक्ट bottle exploded in hands of Amit. Bottle exploded in hands of Amit. In hands of Amit. Which means goods were not of proper quality. Goods were not of proper quality. Goods were not of proper quality. And therefore, Amit can claim damages. Amit can claim damages. हो गया, बोलो डन है। बोलो फटाफट यस सर। चलिए आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ो आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, for the purpose of making uniform or the employees, Mr. Yadav bought dark blue color cloth from Vivek but did not disclose it to the seller the purpose for the purchase करके। अब देखो हुआ क्या, यादव ने यहाँ पे विवेक से खरीदा तो ये गुड्स, लेकिन पर्पस नहीं बताया। When uniform was prepared and used by employees, the cloth was found unfit. However, there was evidence that cloth was fit for the caps, boots, carrying lining, etc. Advise Mr. यादव whether he is entitled to any remedy. आप बताइए मुझे, क्या यादव यहाँ पे एंटाइटल है क्या रेमेडी से? नहीं सर, यादव एंटाइटल नहीं है रेमेडी से। समझो आप बात को, यादव एंटाइटल नहीं है रेमेडी से। क्यों नहीं है? क्योंकि समझो इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड शाल फिट फॉर द पर्पस पर्टिकुलर, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्पस ओनली व्हेन, कब? ओनली व्हेन बेटा जब यहाँ पे सेलर ने, मतलब सेलर को बताया गया हो बायर के द्वारा, और फिर उसके बाद बायर ने रिलाई किया हो सेलर के जजमेंट एंड स्किल के ऊपर, बराबर ना। अब ऐसे केस के अंदर समझना, अब यहाँ पे अगर मुझे पर्पस ही नहीं बताया, क्या बोला मैंने यहाँ पे पर्पस ही नहीं बताया बायर ने सेलर को, तो क्या यहाँ पे उससे मांगा जा सकता है क्या डैमेजेस? नहीं सर, नहीं मांगा जा सकता। फटाफट इस प्रोविजन को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो। ये भी कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड है बेटा, फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है ना। फिटनेस एज टू क्वालिटी और फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ यूज एंड फिटनेस। चलो पढ़ो सर जल्दी से। क्या भी टेम्पटर नहीं लगेगा बेटा। आपने सेलर को बताया और सेलर के स्किल के ऊपर डिपेंड किए,
तो तब ये कंडीशन लगती है, नहीं तो तब तक ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लगती है, ठीक है ना, तब तक ये कंडीशन नहीं लगती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। चलो समझ गए क्या? बोलो सारे के सारे लोग बढ़िया से समझ गए क्या? फटाफट बताइए। ऑल गुड? चलो सर, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लो। सेल बाय सैंपल और इंप्लाइड वारंटीज ऑपरेटिव्स कौन से, तो यही क्वेश्चन सेम अपन ने देखा है इससे पहले का। बोलो ये सेम सेम देखा ना? कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 ही देखा था क्या अपन ने? हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये सैंपल और ये वाला, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आएंगे। चलो देखो क्या क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नेमो डैट क्वैट नॉन हैबैट, नो वन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स what he does not himself own. Explain the rule and state the cases when rule does not apply under the provision of Sale of Goods Act 1930. चलिए सर आ जाइए, लिखना चालू करेंगे इस आंसर को। फटाफट फटाफट सारे लोग आ जाएंगे, आंसर को लिखेंगे। आंसर नंबर 10 अपना यहाँ पे होने वाला है, फटाफट आओ। आंसर 10, आंसर 10। चलो, एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्रोविजन, प्रोविजन पहला, नो वन कैन गिव better title, better title, better title than what he himself possess, then he himself possess slash own. Second, exception to above rule, exception to above rule. A, sale by mercantile agent, sale by mercantile agent, mercantile agent. लिखो, a sale made by mercantile agent gives valid title to buyer if following condition is following conditions are fulfilled, are fulfilled. इसके अंदर पहला, पहला he was in the possession of goods, कौन सा क्वेश्चन बैंक का बेटा मयंक? अगर आपने IG.in से लिया है तो आपको तुरंत एक्सेस मिल जाता है क्वेश्चन बैंक का, तुरंत मिल जाता है एकदम, आपको मेल के ऊपर आ भी गया होगा पूरा डिटेल्स। चलो, if he was in if he was in possession of goods, if he was in possession of goods slash document of title with consent of owner. Second, sale was made by him in OCB, in OCB। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है बेटा। द मोमेंट यू सब्सक्राइब आपको तुरंत मेल ट्रिगर हो जाता है।
आप चेक करो एक बार आपके स्पैम फोल्डर में, जो मेल आईडी आपने डाली थी उसमें पूरी प्रोसीजर आती है कि विंडोज लैपटॉप में कैसे देख सकते हो पीडीएफ, फोन में कैसे दे सकते हो, सब चीजें उसके अंदर। एक बार जाके थोड़ा सा चेक कर दो वहां पे, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट, तीसरा तीसरा buyer has acted in buyer has acted in good faith buyer has acted in good faith at time of sale। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे बी। बी जल्दी जल्दी थोड़ा सा। बी, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर, वन ऑफ जॉइंट ओनर, sale by one of joint owner। if one of several joint owner if one of several joint owner has possession of goods, has possession of goods with them, has possession of goods with them with permission, with permission, with permission of others, with permission of others, property in such goods may be transferred from one person to another, from one person to another at any time, who buys goods, who buys goods in good faith, who buys goods in good faith, who buys goods in good faith, in good faith। डन, बोलो जल्दी से डन। चलिए सर नेक्स्ट, बी, सी पॉइंट दूंगा अब। सी पॉइंट, सेल 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 बाय वन हु इज इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय वन हु इज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो सर आ जाओ यहाँ पे, आओ। इफ पर्सन if person has sold goods, if person has sold goods but continues to be in possession thereof, but continues to be in possession thereof under voidable contract, sold goods, नहीं एक मिनट, a person who has sold goods, एक मिनट यार गलत लिखा मैंने, a person has sold goods who has who has possession, who has possession under voidable contract, under voidable contract
can transfer property in goods to other person, can transfer property in goods to other person if contract has not rescinded. ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जल्दी से। डी चलो हो गया, आओ यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट, वेयर, फिर लिखो वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन who is unpaid seller, who is unpaid seller and has acquired goods by right of lien / stoppage in transit. हो गया क्या? बोलो जल्दी से, हो गया क्या? है ना। चलिए बस 4 पॉइंट इनफ है। 5 मार्क के लिए अगर आता है तो 7 मार्क के लिए आता है तो आपको और 2 पॉइंट्स इसके अंदर डालने पड़ेंगे। ठीक है ना, समझ गया आपको कैसे लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में मतलब आपके पास स्कोप नहीं होता है, आपको याद आता है तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा। समझे क्या आप बात को, है ना, आपको करना ही पड़ेगा। मयंक आप साइट पे जाइए, वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, आपको एक ऑटो पॉपुलेट मैसेज आएगा, उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, 8 से नंबर चालू होता है वो, उसके ऊपर आप मैसेज डाल दीजिए, वो वाले व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। अब बात करेंगे कौन सी चीज को लेके, आई थिंक सो ये फिर से वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर आ गया और उसके एक्सेप्शन आ गए। मतलब समझ लो बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर और उसके एक्सेप्शन जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लो, बहुत सवाल उसके ऊपर डाले गए, लाइक लिटरली पेल के सवाल दिए गए बेटा उसके ऊपर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर और एक्सेप्शन पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और मैं आपको बता दूं, सोगा यूनिट 2 से एक क्वेश्चन आता ही आता है, समझो आप बात को, पक्का है कि आने वाला है करके सवाल। ठीक है, चलिए सर। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी एंड होलसमनेस, सेम बट डिफरेंट क्वेश्चन, है ना, आ जाइए। फिर उसके बाद अब बात करेंगे कौन सी चीज के रिगार्डिंग, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जे इज द ओनर ऑफ द फिएट कार। कौन ओनर है बोलो, जे ओनर है फिएट कार का। ठीक है सर, जे ओनर है फिएट कार का, हाँ समझ में आ गया। उसके बाद who wants to sell his car, और उसको क्या करना है, अपनी कार को बेचना है। For this purpose he handed over the car to P, a mercantile agent, for sale at a price of not less than 50,000. Agent sells the car for 40,000 to A, who buys the car in good faith without the notice of any fraud. P misappropriated money also. बहुत ही बढ़िया। J sues A to recover the car. Decide whether the givens क्या J would succeed. ये तो एजेंसी से रिलेटेड सवाल है। देखो, जब एजेंसी नहीं था ना, तो ये सोगा का सवाल बनता है मर्केंटाइल एजेंट का, तो वो एकदम बराबर है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी सोगा का रेफरेंस नहीं दिया ना, आप इसको यूनिट नंबर 9 एजेंसी की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो।
हालांकि यहाँ पे शब्द क्या देके रखा है, मर्केंटाइल एजेंट देके रखा है, तो जिससे काफी कुछ क्लियर होता है कि सोगा के ऊपर क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी ठोक दिए तो भी आंसर वही रहने वाला है बेटा, क्या कि एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो मैं कार तो रिकवर नहीं कर पाऊंगा बेटा, बराबर है ना, लेकिन क्या मैं केस कर सकता हूं, क्या मैं डेफिनेटली केस यहाँ पे कर सकता हूं। क्या आप बात को समझे? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझे? क्या बोलिए ना फटाफट, है ना। चलो देखो, द प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है सर? सोगा के ऊपर बेस्ड है। मर्केंटाइल एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को खरीदना, बेचना, कंसाइन करना कर सकता है। अब देखो, मर्केंटाइल एजेंट से जो भी गुड्स खरीदे उसको गुड टाइटल कब मिलता है बेटा? जब एजेंट के पास पोजेशन हो गुड्स का। दूसरा, एजेंट यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को बेचे, बायर गुड फेथ में एक्ट करे, और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने अथॉरिटी नहीं, मतलब गुड फेथ में खरीदना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि एजेंट के पास बेचने की अथॉरिटी नहीं है। सेम फैक्ट्स ऑफ द केस है। तो देखो, पी एजेंट वाज इन पोजीशन विद जेस कंसेंट, तो इसलिए बोला गया ए द बायर ऑब्टेन गुड टाइटल, हेंस जे कैन नॉट रिकवर कार फ्रॉम द ए करके। समझो ना, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या बेटा, आउट ऑफ स्कोप के बारे में अगर मुझे पता होगा तो मैं जिम्मेवार रहूंगा, समझना बात को, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि वो जिम्मेवार है, अदरवाइज वो जिम्मेवार नहीं माना जाता है। समझ रहे क्या आप बात को? मतलब थर्ड पार्टी को गुड टाइटल ही मिलता है। ये आउट ऑफ स्कोप और इन स्कोप ये आपका लेना देना है आपस में। अरे बोलो ना, ये आपस में, या अगर मुझे पता होता थर्ड पार्टी को कि आउट ऑफ स्कोप है फिर भी मैं खरीद रहा हूं, तो फिर मैं बोलता गुड टाइटल नहीं जा रहा है। समझे क्या? अरे कम ऑन एवरीवन, है ना। यस, चलिए अब देखो, आएंगे, ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन 1 जो अपन ने कल देखे हैं मेरे हिसाब से इससे रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए सर आओ, एजेंट के पास से बिंदास रिकवर कर सकते हैं आप, एजेंट को ठोको बेटा, है ना, एजेंट को बिंदास आप पैसे रिकवर दन के दो उसको। आओ देखिए, मिस्टर सैमुअल एग्रीड टू परचेज 100 कॉटन बेल्स फ्रॉम वरुण आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंड हिज मेन टू टेक द डिलीवरी. They could pack only 60 bales and later on there was accidental fire and all stock including 60 bales were already packed that was destroyed. Referring to the soga, explain who will bear the loss and to what extent. इसको मार्क कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो इसके आंसर को लिखेंगे, सारे के सारे लोग आ जाओ जल्दी से, इसके आंसर को मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर आओ, देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात तो चलो, एक्ट एप्लीकेबल, डालो डालो जल्दी जल्दी, एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल। एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्रोविजन पहला, प्रोविजन पहला, पहला, गुड्स remain at seller's risk until property in goods passes to buyer. Second, second, second. But when property passes to buyer, it's at buyer's risk. It's at buyer's risk. तीसरा, तीसरा, in case of unascertain goods, in case of unascertain goods, no property, no property in goods, no property in goods, in goods is
transferred to buyer is transferred to buyer unless and until unless and until unless and until goods are ascertained goods are ascertained ascertained goods are ascertained and goods are ascertained and in case in case where in case where contract is of future goods by description and goods of that description are allocated to contract either by seller with assent of buyer or buyer with assent of seller. assent का मतलब होता है अप्रूवल. with assent of seller comma the property therefore passes to the buyer चलो हो गया क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात समझ में आ गई है क्या? सारे लोग बोलेंगे, है ना? यस. क्या आपका इतना हो गया? मतलब क्या कि वो 100 क्वांटिटी में 60 जो अलग किए, अगर आप बायर विद द असेंट ऑफ सेलर या सेलर विद द असेंट ऑफ बायर अगर आप करते हो ना, तो ऐसे केस में तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाती है, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाती. ऐसा इसका अर्थ होता है. ठीक है, चलिए सर आ जाओ. अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे. फोर्थ पॉइंट आओ यहां पे. assent may be express और implied. ठीक है, आ जाएंगे. अब मैं लिखने जा रहा हूं कंक्लूजन. क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो जल्दी से. कंक्लूजन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं. सारे लोग ध्यान देंगे. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं एलएलपी के क्वेश्चन एंड आंसर्स की है ना बेटा, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ. ठीक है ना? तो मैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की आधी हो चुकी है मेरी, आधी एक और आधी मैं निपटा के पूरा एलएलपी कर लूंगा और वो आपको मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा. इनकेस अगर संडे को क्लास नहीं होती है तो, नहीं तो आप उसको रिकवर मतलब रिकॉर्ड आप देख लेना. मैं उस बाकी चैप्टर्स को मैं कवर करते हुए चल लूंगा फिर. ठीक है ना? जैसा आपको टाइम मिले आप उस रिकॉर्डिंग को देख लेना. अभी नहीं तो बाद में देख लेना, कोई परेशानी नहीं. अभी लाइव मेरे साथ पूरे कर लो बचे हुए, और उसके बाद फिर बाद में आप एलएलपी का कर लेना. अब आप बोलोगे सर क्यों किया आपने? क्योंकि 27 तारीख से मैंने रिवीजन अनाउंस कर दिया हूं बेटा. अब ऑलरेडी पहले 25 था पर 27 किया, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद अपना बैच कंप्लीट ना हो पाए करके राइटिंग प्रैक्टिस का. ठीक है ना? तो अब वो अनाउंस कर दिया हूं मैंने. तो मैं एलएलपी का इसलिए रिकॉर्ड कर लिया मैंने, और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है ना? और मैं सोच रहा हूँ कि एक और सेफ साइड में मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वगैरह का भी सेफ साइड में एक और रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड नहीं हुआ तो फिर वो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दूंगा. वैसे मेरे को लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कल सोगा हो जाता है, फिर आपका कंपनीज एक्ट को 2 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद नेगोशिएबल करेंगे, फिर अपन पार्टनरशिप करेंगे, तो हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. बट ठीक है फिर भी, है ना? चलो सर कंक्लूजन लिखे आओ. अब देखो यहाँ पे
कंक्लूजन अब बड़ा इसका डिप्लोमेटिक कंक्लूजन आपका रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। चलो लिखू मैं कंक्लूजन। इन गिवन केस, इन गिवन केस, इन गिवन केस if bales have been selected, have been selected with consent of buyer representative, then in such case, property of 60 bales passes to buyer, and remaining 40 bales is with seller, however, if bales have not been selected, with consent of seller representative, then all 100 bales cost would be borne by seller, ठीक है ना। चलिए हो गया, बोलो जल्दी से, हो गया क्या? इजी। चलिए सर आ जाएंगे अब नेक्स्ट वाले केस के ऊपर। चलो क्वेश्चन 16, कंडीशन एंड वारंटी के बीच का डिस्टिंग्विश बताइए। और सर बोला जा रहा है ब्रीच ऑफ कंडीशन को कब ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, आ जाओ। अब यहाँ पे आता है कौन सा सर, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन है, ठीक है ना सर। कंडीशन से रिलेटेड है, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कंडीशन वाला ही क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन जाने वाला है आपको, ऐसा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसको मैंने सेव कर लिया और मैं आपको होमवर्क, कल का मैंने आपको होमवर्क नहीं भेजा था क्या? कोई बात नहीं, आज मेरे को याद दिलाना एंड में होमवर्क भेजने के लिए, पक्के से याद दिलाना। कंडीशन का क्वेश्चन है, पक्के से सॉल्व करना, पहले ही कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। चलो आओ, आ जाओ सर। चलो अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर अपना। अब चालू करेंगे यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड, ठीक है। आओ